ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनके से न टाले जाएंगे। जी, ये फैज की नज्म है और सच यही है, जब जब अधिकारों की आवाज के गीत तराने बने तब तब एक नए आंदोलन ने सिर उठाया, और जब आंदोलन सड़कों पर उतरा तो तख्त हिल गए। याद कीजिए 70 के दशक में किसने सोचा था 70 बरस का एक बूढ़ा दिल्ली के तख्त को डिगा देगा। और 2011 अभी हाल की ही बात है, कोई ये सोच भी नहीं पाया था 70 बरस के अन्ना हजारे हिंदुस्तान की सत्ता को डामाडोल कर देंगे। अन्ना की हुंकार एक आंदोलन बन जाएगी। अन्ना ने जब जन लोकपाल की आवाज बुलंद की तो लाखों आवाजें उनके साथ मिल गई। राज सत्ता की जमीन डगमगाने लगी और वक्त को एहसास हो चला था एक नए दौर की दस्तक का। शरीर में प्राण है तब तक जन लोकपाल के बारे में लड़ते रहूंगा। महात्मा गांधी ने टोपी पहनी तो गांधी टोपी कहलाई। नेहरू की टोपी भी नेहरू की टोपी कहलाई। लेकिन यह एक ऐसा वक्त था जिसने टोपी से ही संघर्ष को आत्मसात कर लिया और टोपी ही अन्ना हो गई, अन्ना ही टोपी। हर कोई एक शख्स के नाम की टोपी पहनने को बेकरार था। यह आप कल्पना कर सकते हैं, इससे पहले कभी किसी टोपी पर लिखा गया हो मैं गांधी हूं, मैं नेहरू हूं। लेकिन यह एक ऐसा दौर था जिसमें टोपी पर लिखा गया मैं अन्ना हूं। एक और सपना छटपटा रहा था, ऐसा सपना जो मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए बेकरार था, जो सपने को ही आंदोलन में बदलने को बेकरार था। और आंदोलन एक ऐसे सपने को जन्म देने के इंतजार में था जो बीते 50 बरस के दौर में जगाया तो गया, लेकिन हर संसद ने दफन भी किया। अरे गरीब लोग, उनका जीना मुश्किल हो रहा। इतना तकलीफ उठाए, कहीं पर भी जाओ पैसे दिए बिना उनका काम ही नहीं होता। तो जिसका हथेली पर पेट है, मजदूरी करता है, उसको कैसे संभव है जीवन जीना। तो मुझे बड़ा वो सता रहा था ये विचार, और मैं तय किया कि अभी भले प्राण चले जाए परवाह नहीं, लेकिन गरीबों के लिए ये आंदोलन करना ही पड़ेगा एक बार। क्या देश की जनता समझती है ये जन लोकपाल आखिर है क्या? अन्ना जी, 5 अप्रैल के बाद पूरा देश जान जाएगा। जब आप जंतर मंतर पर बैठेंगे तो देखिएगा जन लोकपाल के समर्थन में सारे लोग सड़क पर उतर आएंगे। लड़ाई तो लंबी है, लेकिन हमें पता नहीं कि कहां तक जाएगी। लेकिन शुरुआत तो करनी होगी। वैसे भी देश की जनता मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। जंतर मंतर की तैयारियां हो चुकी है, लेकिन मीडिया रिएक्ट नहीं कर रहा है। मीडिया को देखकर अब तैयारी मत कीजिए, आप अपने आंदोलन को देखिए। आंदोलन में असर होगा तो मीडिया को तो आना ही होगा। वैसे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, 5 अप्रैल की तारीख तय है। मैं अपना जीवन पूरे
समाज के सेवा में अर्पित किया, देश के सेवा में अर्पित किया। मैं अनमैरिड है, मैरिज किया नहीं, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन मेरा परिवार छोटा नहीं। छोटा सा परिवार करना था, वो छोटा ना करने के बजाय बड़ा हो गया। और जैसे परिवार पर कोई अन्याय होता तो परिवार के लोगों को गुस्सा आ जाता है, ऐसे मेरा ये बड़ा परिवार है और ये परिवार पर जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो मुझे सहन नहीं होता। 5 अप्रैल से अन्ना हजारे जंतर मंतर पर जन लोकपाल बिल के लिए अनशन करेंगे और साथ में मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, आईपीएस किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, तकरीबन आधे दर्जन नाम। कुछ ऐसा ही था 4 अप्रैल को न्यूज चैनलों और अखबारों का रुख। अन्ना का अनशन और जन लोकपाल सिर्फ 2 शब्द हर किसी को याद आ सकते हैं, लेकिन 5 अप्रैल को जंतर मंतर पर सन्नाटा था। परंपरा निभाते हुए पत्रकार जंतर मंतर पर पहुंचे जरूर, लेकिन कवरेज ना के बराबर। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, फिर ऐसा क्या था जंतर मंतर शहर दर शहर बनता चला गया। हर शहर में एक जंतर मंतर, लोग जुटने लगे, मीडिया टूट पड़ी। गजब, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन उस पे जाएं उससे पहले अतीत के पन्नों को पलटना जरूरी है कि दरअसल ये जन लोकपाल है क्या। नेहरू जी, ये एक ऐसा कानून है जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। कानून? कैसा कानून? ऑम्बुड्समैन यानी सरकारी तंत्र की निगरानी करने वाला जनता का नुमाइंदा। अम्बुड्समैन ये किस चिड़ियाघर से आया हुआ जानवर है? स्वीडन में ये कानून है। हाँ, अगर हम चाहें तो इसे कोई हिंदुस्तानी नाम दे सकते हैं, जैसे लोकपाल। लोकपाल, इट्स साउंड गुड। अच्छा है, ठीक है। मेरे पिताश्री ने खुद मुझे कहा था कि जब वो यंग थे, 29 वर्ष के थे, तो नेहरू जी ने एक दिन उनको संसद में कहा कि यू कीप टॉकिंग अबाउट ओम्बुड्समैन डॉक्टर सिंघवी, टू व्हाट जू डज दिस एनिमल बिलोंग, यू मस्ट इंडिजिनाइज इट। नेहरू जी उस वक्त एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और एकदम पिता समान थे सबके लिए। तो मेरे फादर संस्कृत के ज्ञाता थे, उन्होंने इसलिए ये वर्ड्स शब्द कॉइन किए, चयन किया लोकपाल, क्योंकि ओम्बुड्समैन स्वीडन से शब्द आया था और लोकायुक्त। नेहरू के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, लोकपाल कानून किसी की प्राथमिकता में नहीं रहा। कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने पहली बार 60 के दशक के शुरू में ओम्बुड्समैन को संसद में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन संसद में पहली बार 1969 यानी चौथी लोकसभा में शांति भूषण ने लोकपाल बिल पेश किया, जो लोकसभा में पास भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका। जन लोकपाल बहुत पुराना मुद्दा है और हर बार वो बहस में फंस जाता था। कई बार वो संसद में पेश हुआ, कई बार उसकी तरह तरह की उसकी तस्वीरें बनाई गई, उसकी आकृतियां बनाई गई कि जन लोकपाल ऐसा होगा। लेकिन परेशानी यही होती थी कि इस देश में जहाँ इतनी संस्थाएं, एक और जन लोकपाल बनाकर क्या होगा। अगर आप आयोग देख लीजिए, तरह तरह के आयोग हैं, अल्पसंख्यकों से लेकर तरह तरह के आयोग हमारे यहाँ हैं। उन आयोगों, उनके पास भी विधायी शक्तियाँ हैं, लेकिन क्या उससे अत्याचार रुक गया? तो जब इस तरीके की बहस होती थी तो कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में चला जाता था। जनता पार्टी की सरकार में शांति भूषण कानून मंत्री बने, उस वक्त भी लोकपाल पर चर्चा हुई। राजीव गांधी से लेकर वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी के एजेंडे में लोकपाल रहा, लेकिन बात आगे बढ़ी ही नहीं। वीपी सिंह के बाद देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों ने लोकपाल की जोरदार वकालत की और प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाने की जरूरत पर बल दिया। हमने अपने नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस में
इस विधेयक को कानून का रूप देने का वचन दिया है। आज हम ये वचन अपना पूरा कर रहे हैं। हमने ये भी वचन दिया था कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक की परिधि में लाया जाए। ये चर्चा का विषय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हर प्रधानमंत्री की आवाज संसद में हमेशा बुलंद रही। फिर ऐसा था क्या, जाहिर है ऐसा था क्या, आंदोलन 2011 में सड़क पर आया और संसद डिगने लगी। जन लोकपाल के नाम पर जो हो रहा था वो पहले हुआ क्यों नहीं? कमोवेश हर चुनाव में राजनीतिक दलों ने भ्रष्टाचार को मुद्दा भी बनाया, लेकिन आंदोलन इससे पहले कभी क्यों नहीं हुआ? 2011 में ही क्यों? तो ध्यान दें तो बीते 50 बरस में हर बार वही राजनीति भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर संघर्ष करती जिस राजनीति को सत्ता चाहिए थी, और हर संघर्ष को उसी सिस्टम का हिस्सा बनना था जो भ्रष्ट थी। लोगों के भीतर साख उनकी थी नहीं, पहली बार सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्ता के सिस्टम को ही चुनौती देते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल की आवाज उठी थी। यानी जिस राजनीति से लोगों का भरोसा डिगा हुआ था उसे जन लोकपाल के जरिए कटघरे में खड़ा करने का काम जंतर मंतर से हो रहा था, और इसी एहसास ने मुट्ठी थामे हाथों को, तिरंगा लहराते हाथों को इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया, और संघर्ष की गूंज में सत्ता की मद में खोए राजनेताओं की नींद टूटने लगी। पहले मैं कई बार आंदोलन किए, लेकिन इस टाइम पे ये चरम सीमा से परे चला गया ये करप्शन। कहीं पर भी जगह नहीं, और मैं तय किया कि बस अभी प्राण चला गया परवाह नहीं, लेकिन इसके बारे में एक आंदोलन करना है बोलकर मैं दिल्ली में गया। जनता में गुस्सा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस तरह से पैसे की शर्मनाक लूट हुई और जिस तरह से कार्रवाई नहीं की गई, उसके खिलाफ जो जनता में गुस्सा था उसका परिचय आपको दिखाई पड़ा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। सड़क पर नारे गूंज रहे थे और झटके में लोगों के भीतर यह विश्वास जागने लगा कि घोटाले दर घोटाले को लेकर जो आवाज संसद में गूंजती है, दूर दूर से आम लोग जंतर मंतर पर अन्ना हजारे को देखने पहुंचने लगे थे। लेकिन ये हालात आए कैसे, और कैसे निराशा के बीच से आशा और भरोसे वाला आंदोलन जन लोकपाल बन गया। जनवरी 2011 52 शहरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मार्च निकाला गया, जिसमें अन्ना हजारे भी शामिल थे। लेकिन इसका कोई असर केंद्र की यूपीए सरकार पर नहीं पड़ा। अन्ना ने 31 जनवरी को देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को एक चिट्ठी लिखी। मैं अन्ना हजारे आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, लिखा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए एक मजबूत संस्थान का गठन किया जाए, जिसे हम जन लोकपाल का नाम दे सकते हैं। आपका अन्ना हजारे हो गया, अब इसे तुरंत पोस्ट कर दो, जाओ। ये करप्शन को ब्रेक लगाने के लिए जन लोकपाल बिल कानून बनाओ, ताकि करप्शन काफ़ी काबू में आ जाएगा और गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। तो मैं दिल्ली में बैठ गया, मुझे पता नहीं था कि जनता इतनी खड़ी हो जाएगी। सरकारों की, चाहे वो जिस पार्टी की भी सरकार हो, केंद्र में और राज्यों में सरकारें यानी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि उनके भ्रष्टाचार
उनके मनमानेपन पर, उनके आर्थिक भ्रष्टाचार पर, उनके कानूनी मनमानेपन पर किसी तरह का कोई निगरानी रखा जाए। लोकायुक्त ऐसी व्यवस्था है और लोकपाल ऐसी व्यवस्था है, लोकायुक्त राज्यों में निगरानी रखेगा और लोकपाल जो है केंद्र में निगरानी रखेगा। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कई पत्र लिखे और जन लोकपाल बिल पर कमेटी बनाने की मांग की। अन्ना ने सिविल सोसाइटी के लिए बराबर की हिस्सेदारी मांगी थी, जिसके मुताबिक जन लोकपाल बिल के मसौदे को तैयार करने वाली कमेटी में 5 सदस्य सिविल सोसाइटी के होने थे और 5 सदस्य सरकारी पक्ष के। अन्ना की प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई, लेकिन जन लोकपाल बिल को लेकर कोई बात नहीं बनी। फरवरी के शुरुआती दिनों में अन्ना मौन व्रत पर थे। अरविंद केजरीवाल को पता था कि अन्ना का व्रत 10 फरवरी को टूटेगा और तब तक इंतजार करना होगा, और फिर 10 फरवरी का वो दिन भी आ गया। नमस्ते। कैसे हो अरविंद? बस आपका आशीर्वाद चाहिए अन्ना जी। अच्छा अरविंद, चाय पानी लिए? क्या करे अरविंद, सरकार के कानों पर तो यूं तक नहीं रेंग रही है। मेरी चिट्ठियों का कोई जवाब ही नहीं। जी मैं भी यही सोच रहा था, और अब लगता है वक्त आ चुका है अपनी आवाज को जोरदार ढंग से उठाने का। आपका साथ चाहिए। मुझे लगता है हमें साथ आना पड़ेगा, लेकिन अनशन के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता अरविंद। थोड़ा मुझे सोच लेने दो। अन्ना जी, आपने महाराष्ट्र में अपने अनशन से सरकारों को डिगाया है। आप पर लोगों का भरोसा है। ठीक है, हमें महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली आना होगा, लेकिन थोड़ा समय दो अरविंद। ठीक है, जैसा आपका आदेश। केजरीवाल और अन्ना हजारे उम्र के लिहाज से एक तीखे और तल्ख तेवर वाला, तो दूसरा नरम और सादगी का प्रतीक। और इस बैठक में भी दोनों नहीं जानते थे कि दिल्ली को किस तरह के आंदोलन का इंतजार है। यह आंदोलन का चेहरा होगा कैसे। बस केंद्र सरकार से टकराने के लिए दोनों आमने सामने या कहीं एक साथ थे। केजरीवाल को अपनी रणनीति और अपने तर्कों पर भरोसा था, तो अन्ना को अपने संघर्ष और गांधीवादी सोच पर। गजब का मिश्रण था। समझ दोनों रहे थे कि जिस रास्ते पर निकलना है उसमें मंजिल कहीं नहीं है, या फिर संघर्ष ही मंजिल है। तो लड़ाई महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली में पहुंचने वाली है, और ये लड़ाई आसान होगी नहीं। अन्ना समझ चुके थे, इसलिए अन्ना ने आखिरी मीटिंग, एक लिहाज से सही मायने में कहें तो आखिरी मीटिंग बुलाई ब्लॉक सहयोगियों की। भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, क्योंकि लड़ाई अब दिल्ली सरकार से लड़नी होगी। अन्ना जी, इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने का सवाल है, आपको जाना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई लंबी है और यह यहां रहकर नामुमकिन है। अन्ना जी, हम हमेशा आपके हर कदम के साथ हैं। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं अरविंद को बोल देता हूं कि मैं तैयार हूं। अन्ना हजारे चूंकि इस तरीके की मुहिम चलाते आए थे और हम बहुत पहले से उनको रालेगढ़ सिद्धि के संत के तौर पर जानते थे, तो अरविंद उनके पास गए और अन्ना स्वभाव से, तेवर से,
हमेशा से भ्रष्टाचार विरोधी मुहिमों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने सफल आंदोलनों की वहाँ पर नींव रखी थी। फरवरी 2011 अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया और साथ काम करने की सहमति जता दी। और फरवरी के आखिर में अन्ना ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक और खत लिख दिया और उसमें साफ साफ चेतावनी दी कि अगर जन लोकपाल को लेकर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनके पास अनशन पर बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी यूपीए सरकार के लिए अन्ना की चेतावनी हिला देने वाली थी। मनमोहन सिंह को लगा कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत अन्ना और उनकी टीम को मिलने के लिए 7 मार्च का समय दे दिया। सर, लेकिन वक्त तेजी से बीत रहा है और देश भ्रष्टाचार से बुरी तरह परेशान है। जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उम्मीद की किरण। आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से मिल लीजिए और उन्हें सुझाव दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इससे बात तो लंबी खिंच जाएगी। मैं वादा करता हूं, चुनाव के बाद इस मामले को हम आगे बढ़ा देंगे। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी सर। मीटिंग खत्म हुई। अन्ना निराश थे, केजरीवाल उत्साहित थे। अन्ना को पीएम के रुख से निराशा थी। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के रवैये से वो खिन्न थे। लेकिन केजरीवाल को लगा जब सरकार के साथ बैठकर भी उन्हें सरकार पर गुस्सा आ रहा है तो जो लोग सड़क से संसद को निहारते रहते हैं उनके भीतर कितना गुस्सा होगा, और इस गुस्से को कैसे आंदोलन में बदल दिया जाए, यही सवाल लेकर केजरीवाल निकले। और अन्ना को आंदोलन के लिए तैयार करते वक्त केजरीवाल ने बार बार यही कहा कि अन्ना, निराशा को अपना हथियार मत बनाइए, बल्कि निराशा से जो गुस्सा उपजा है उसे ही हथियार बनाइए। और सही मायने में अन्ना टीम इस दिन प्रण कर चुकी थी कि जब जंतर मंतर से ही संघर्ष की मुनादी होगी तो देश एकजुट जरूर होगा। टीम अन्ना अब हर हाल में सरकार को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती थी। पहले 1 अप्रैल 2011 को अनशन की योजना बनी, लेकिन 2 वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। पहली वजह यह थी कि 1 अप्रैल था और दूसरी वजह थी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल जो 2 अप्रैल को होना था। फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोगों को जन लोकपाल से जोड़ने का मिशन शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल को किसी ने राय दी कि एसएमएस के जरिए लोगों को आसानी से जोड़ा जा सकता है और एसएमएस के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को जोड़ा जाने लगा। यहां तक कि एक नंबर जारी करके मिस्ड कॉल के जरिए भी लोगों को अन्ना आंदोलन से जुड़ने की अपील की जाने लगी। चार अप्रैल को अन्ना दिल्ली आने वाले थे। भावनात्मक अपीलों का दौर शुरू हो चुका था, जैसे एक 72 बरस का बूढ़ा हमारे लिए अनशन करेगा। आप क्या करेंगे? आप मॉल में जाते हैं, क्या एक तिरंगे के साथ अन्ना को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचेंगे? ये वो वक्त था जब कई दिल्ली के खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतकर घर लौटे थे और मीडिया का जमावड़ा एयरपोर्ट पर था। और इसी वक्त तिरंगों से लैस 60 गाड़ियां भी एयरपोर्ट पहुंची। इनमें वो लोग थे जो अन्ना को रिसीव करने पहुंचे थे। मीडिया का ध्यान पूरी तरह अन्ना की तरफ घूम गया। अन्ना को लेकर मीडिया ने जिस तरीके की गर्मजोशी दिखाई, उससे टीम अन्ना को मानसिक बल तो जरूर मिला। अन्ना को किरण बेदी के घर ठहरना था, जहां स्टेशन से पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगता, लेकिन लोग मिलते गए
कारवां बनता गया। 2 घंटे लगे अन्ना को किरण बेदी के घर पहुंचने में। अन्ना टीवी कैमरों के जरिए टीवी पर दिन भर छाए रहे और उस रात अन्ना और केजरीवाल वहीं सो गए, क्योंकि आगे की रणनीति तय हो चुकी थी, बस अब अमल करना बाकी था। इस तरह के तमाम लोग थे, कुछ पत्रकार थे, कुछ सामाजिक लोग थे, कुछ सामान्य लोग थे, लेकिन ये सब अन्ना के साथ जुड़ गए। और जो गुस्सा खदबदा रहा था सतह के नीचे, जैसे कोई एक पतीली में यदि आप किसी पानी को रखिए तो बुलबुले बाद में फूटते, पहले नीचे से कुछ छोटे छोटे बुलबुले ऊपर आते हैं, इस तरह से खदक रहा था, एक उबाल पैदा हो रहा था। अन्ना के आंदोलन ने ऐसा किया जैसे किसी ने फोड़े पर नश्तर लगा दिया हो और सारा का सारा अंदर का मवाद बह निकला हो। 5 अप्रैल 2011 अन्ना ने तय किया कि वो सुबह सुबह सबसे पहले राजघाट जाएंगे और वहां से जंतर मंतर। लोग लगातार अन्ना के साथ जुड़ते जा रहे थे। भीड़ का आलम यह था कि इंडिया गेट से जंतर मंतर तक पहुंचने में ही 2 घंटे से भी ज्यादा लग गए। हजारों लोग अन्ना के साथ साथ जंतर मंतर पहुंचे। ठीक उसी तरह से जंतर मंतर पर कितने लोग आएंगे ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को कोई अंदाज नहीं था। लेकिन जब ये शुरू हुआ और जंतर मंतर पर अन्ना का धरना प्रारंभ हुआ, तो जो समाज में एक अंदर से आक्रोश भरा हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और सिंबल के तौर पर अन्ना को लोगों ने एक नैतिक पुरुष, गांधीयन और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, उनसे भी हाथ जोड़ के यही निवेदन है, जब तक अन्ना के हाथों में तिरंगा और दिल में कई सवाल लिए लोग अन्ना के अनशन में शामिल होने के लिए पहुंचे। और जैसे जैसे अन्ना के अनशन की खबर नेशनल न्यूज चैनल्स पर चलना शुरू हुई, देश भर से लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। और जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्होंने अन्ना के समर्थन में अपने अपने शहर में ही अनशन शुरू कर दिया। मुंबई, बंगलुरु, लखनऊ, गुवाहाटी, हर जगह से अन्ना के समर्थन की खबरें आने लगी। अन्ना ने मंच से साफ कह दिया कि राजनीति से जुड़े लोगों के लिए मंच पर कोई जगह नहीं है। नियोजन करने के लिए भेजा, रक्षक बोल के भेजा और भक्षक बन गए, देश के भक्षक बन गए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अरे खजानों को चोरों से नहीं, खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से धोखा है। और इस देश को सिर्फ दुश्मन से नहीं, इस गद्दारों से धोखा है, इन गद्दारों से धोखा है। अगले दिन यानी 6 अप्रैल तक लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा हो चुके थे कि मैदान छोटा पड़ने लगा। पुलिस को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही थी। शाम को अन्ना के समर्थन में इंडिया गेट पर एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि राजनीति से जुड़े हुए लोग हैरान रह गए। ये वो भीड़ थी जो खुद आई थी, जिसके मन में गुस्सा था। हर तबके का युवा धीरे धीरे जुड़ा और जुड़ता चला गया। तो दरअसल ये इसलिए वो अभियान व्यापक हुआ और एक तरह से जन अभियान में परिवर्तित हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये जो स्थापित राजनीति है
इससे हटकर कोई नई चीज हो रही है और इसमें से कोई व्यवस्था परिवर्तन का सूत्र भी निकल सकता है। जंतर मंतर लोगों को अरब वर्ल्ड याद आने लगा, लेकिन जंतर मंतर अरब वर्ल्ड के तर्ज पर तो हो नहीं सकता, ना तहरीर चौक। लेकिन जंतर मंतर एक मेले में बदलने लगा। लोग वहीं सो रहे थे, वहीं खा रहे थे। मेला नहीं, परिवर्तन चौक की तर्ज पर तिरंगा भी लहरा रहा था, नारे भी लग रहे थे और हर किसी के मन में यकीन सा होने लगा कि अन्ना ने जो मुहिम शुरू की है उससे भ्रष्टाचार खत्म जरूर हो जाएगा। अन्ना के पक्ष में लोगों का भावनात्मक रूप से जुड़ते देखकर सरकार के भीतर बेचैनी होने लगी। सरकार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी कुलबुलाने लगी और महाराष्ट्र को छोड़कर लोग अन्ना हजारे से परिचित बाहर थे नहीं। सरकार सोच रही थी फिर भी इतनी भीड़ जुट क्यों रही है। और उस वक्त सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने अपने सचिव से कहा, टीवी संपादकों की एक मीटिंग बुलाइए। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बैठिए। हमें लगा कि यहाँ आपकी कोई मीटिंग होगी, लेकिन हम लोगों ने सोचा सब लोग मिल लेते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन मीटिंग का एजेंडा अगर पता चल जाता तो। बात कुछ खास नहीं है, लेकिन आपसे पूछना था कि आप लोगों को नहीं लगता है कि आजकल जो अन्ना जी का मामला चल रहा है उसको कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो दिखाना चाहते हैं दिखाइए, बस थोड़ा सा एहतियात बरतिए। सरकार को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को अपना नजरिया संतुलित रखना चाहिए। बस यही कहना था आपसे, आगे थोड़ा ध्यान रखिए। मेरे हम लोगों की जानकारी में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि अगर सरकार करती तो कहीं से उसका प्रतिकार होता, मीडिया की तरफ से वो बातें सामने आती। हमारे देश का मीडिया जागरूक है और मीडिया पर जरा सा मीडिया के खिलाफ बोलने से भी, अगर मीडिया के लोग चुप भी रहते हैं तो जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं या जो राजनीतिक दल मीडिया के खिलाफ बोलता है उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो बहुत ज़ोर शोर से उसकी मुखालफत करते हैं। इसलिए सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था, और सरकार ने अगर प्रयास किया होता तो अन्ना आंदोलन को इतना मीडिया कवरेज नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंट मीडिया ने इस बात को जल्दी पकड़ लिया कि आंदोलन है, अच्छा है, मोटिव अच्छा है, अन्ना की ईमानदारी में कोई किसी तरीके का दाग नहीं है, उनकी मंशा बहुत अच्छी है। लेकिन इस तरह के आंदोलन कभी कभी आक्रोश को इतना भड़का देते हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। इस मीटिंग को एडवाइजरी के तौर पर देखा जाए या चेतावनी के तौर पर? कुछ यही सवाल मीटिंग के बाद समूचे मीडिया में गूंजने लगे, खास तौर से संपादकों के दिमाग में। लेकिन यह मीटिंग सरकार के लिए जितनी घातक साबित नहीं हुई, उससे ज्यादा लाभ जन लोकपाल आंदोलन को दे गई। दरअसल न्यूज चैनलों के भीतर नया सवाल उठ गया कि अगर सरकार किसी संघर्ष को दबाना चाहती है या सरकार को लग रहा है कि जनता संघर्ष करने पर उतारू है, तो फिर जनता के संघर्ष को अगर टेलीविजन पर ना दिखाया जाए तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? और अगर सरकार वाकई डर रही है कि देश में माहौल बिगड़ जाएगा, तो फिर न्यूज चैनल इससे कटे हुए कैसे रह सकते हैं? न्यूज चैनलों की साख का क्या होगा? पहले एक ने दिखाया, फिर दूसरे ने, और फिर तीसरे ने, और उसके बाद हर चैनल पर तिरंगा लहराने लगा, भारत माता की जय के नारे लगने लगे। जी, ये एक नए आंदोलन की नई शुरुआत थी जो टेलीविजन चैनलों के स्क्रीन से भी लड़ी जाने लगी। जंतर मंतर आपको सीधे लिए चलते हैं। देशभक्ति का जज्बा अगर दिल में भरा हो तो ईमानदारी कभी बेचारी नहीं। जैसे ही न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर जन लोकपाल का संघर्ष परवान चढ़ने लगा, वैसे ही सरकार डोलने लगी। जन लोकपाल के लिए शुरू किया गया अन्ना का आंदोलन देशभक्ति से जुड़ता चला गया। ये कहा जाने लगा कि आप अगर देशभक्त हैं तो आपको अन्ना के साथ होना चाहिए। हाथों में तिरंगा हो,
शोहरत न अता करना। अन्ना ने जन लोकपाल के जरिए भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। लोगों को लगने लगा कि भ्रष्टाचार नाम की बीमारी का इलाज अन्ना का बताया हुआ जन लोकपाल है और लाखों लोग अन्ना के साथ हो लिए। सरकार की गिग्गी बन गई। मनमोहन सिंह खामोश हो गए तो सोनिया गांधी सक्रिय हुई। 7 अप्रैल को सोनिया गांधी ने अन्ना से अनशन तोड़ने की अपील की। कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल और स्वामी अग्निवेश के साथ 2 बार मीटिंग की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। सरकार अन्ना की मांग पर जन लोकपाल के लिए संयुक्त ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने को तैयार हो गई। 8 अप्रैल को यह सहमति बनी कि संयुक्त कमेटी के अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी होंगे और उपाध्यक्ष शांति भूषण। अन्ना सरकार से लिखित आश्वासन चाहते थे, लेकिन सरकार सिर्फ आदेश जारी करने पर अड़ी हुई थी। एक दो नहीं, 48 घंटे के भीतर देश की कैबिनेट और तमाम मंत्री जो बेचैन थे जंतर मंतर पर जो हो रहा था उसे लेकर 9 बार बैठे। सरकार के भीतर बेचैनी, कांग्रेस के भीतर बेचैनी, रास्ता निकल नहीं रहा था। समझा नहीं जा रहा था कि दरअसल जंतर मंतर से अन्ना हजारे को उठाया कैसे जाए या फिर अनशन तुड़वाया कैसे जाए। दखल किसी न किसी को तो देनी थी और दखल 10 जनपद के हुए। आखिरकार सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप करते हुए सरकारी गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरकार को समस्या से बाहर निकालने की कोशिश की। इसके बाद लगभग 98 घंटों से चल रहा अन्ना का अनशन खत्म हो गया। वर्ल्ड कप के कैप्टन अन्ना हजारे ने हमको जिता दिया और ये हमारा जो कप है ये जिंदगी भर चलेगा, हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले पुश्तों के लिए, जब हिंदुस्तान ईमानदार होगा। देश भर में जश्न का माहौल नजर आने लगा। आम जनता को लगने लगा कि वो सुबह अब दूर नहीं जब उनकी उम्मीदों का सूरज निकलेगा। आंदोलन को लेकर पहली बार गजब का आत्मविश्वास आम लोगों में जमा था, लेकिन क्या जवाब मिल चुका था या अधूरा था? क्या वाकई उम्मीदों का सूरज निकलने का वक्त आ गया था या सब कुछ अब भी अधूरा था? भ्रष्टाचार से निपटने का हथियार जन लोकपाल तैयार हो जाएगा? पता किसी को नहीं था, लेकिन अन्ना टीम समझ गई थी कि दरअसल रास्ता अभी भी अधूरा है और सरकार भी समझ चुकी थी कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी रास्ता निकला नहीं है। तो जंतर मंतर पर तो अनशन खत्म हुआ, लेकिन सवाल उठा 15 अगस्त तक अगर कानून नहीं बना तो दोबारा आमरण अनशन। ये ऐलान अन्ना हजारे का था। तो बात अब अगले एपिसोड में होगी कि दरअसल तिहाड़ जेल इस बीच में क्यों आया, रामलीला मैदान ने ऐतिहासिक तौर पर आंदोलन का वो नया चेहरा क्यों देखा और संसद के भीतर हंगामा क्यों मचा, और उसके बाद एक राजनीतिक दल ने 2014 में ऐसी दस्तक क्यों दी जो नए तरीके की सियासत गढ़ने की दिशा में बढ़ना चाहती थी। सब कुछ अगले एपिसोड में।